गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी 12वीं की 12th क्लास है, अकाउंट की 12th क्लास। 11 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, आज 12वीं है। और उससे लास्ट क्लास में जो हमने देखा हुआ था वो ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, जिसमें से फर्स्ट विधि ख्याति की औसत मूल्यांकन विधि हम पढ़ चुके थे। आज हम सेकंड विधि देखेंगे उसके आगे, लेकिन पहले थ्योरी देख लेते हैं कुछ। ठीक। और ख्याति, जैसे कि हम आपको बता चुके थे कि ख्याति कहलाती क्या है, किसी भी व्यापार का नाम प्रचलन और जो फेमस होते हैं वो क्या कहलाती है, ख्याति। उस व्यापार का जो फेमस नाम है वही ख्याति, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ख्याति व्यापार की वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहक को अपने उत्पाद खरीदने के लिए आकर्षित करती है ना। क्या है ख्याति? वह शक्ति है जो ग्राहक को अपना उत्पाद क्रय करने के लिए आकर्षित करती है, वह ख्याति कहलाती है। एक विद्वान ने कहा भी है, एक और परिभाषा दी है कि ख्याति व्यापार का बढ़ा हुआ मूल्य है। मतलब ख्याति व्यापार के मूल्य में जो वृद्धि होती है वह ख्याति कहलाती। तो आज हम आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पर, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व, है ना। कौन कौन से तत्व हैं जो ख्याति को प्रभावित करते हैं। अब ख्याति कैसे प्रभावित होती है तो पहले वो देखते हैं। मतलब किसी व्यापार का जो नाम बनता है, इतना ज्यादा फेमस होता है, वो किस कारण से होता है, क्यों व्यापार की, किसी व्यापार की ख्याति बनती है। तो इसमें हम कुछ तत्व देखेंगे। पहला, फर्म की स्थिति व नाम। ठीक है, फर्म की स्थिति व नाम। तो क्या लिखा हुआ है, यदि व्यापार ऐसे स्थान पर स्थित है जहां ग्राहक आसानी से आ जा सकते हैं, जहां पर ग्राहक क्या हो, आसानी से आने और जाने की व्यवस्था हो, इस कारण व्यापार ख्याति अर्जित करता है। मतलब जिस जगह पर व्यक्तियों को आने जाने की व्यवस्था हो, आराम से आ जा सकते हो, वहां पर भी ख्याति, वहां पर क्या होती है, व्यापार की ख्याति बनती है। कभी कभी पुरानी प्रतिष्ठित, क्या है, प्रतिष्ठित, कभी कभी पुरानी प्रतिष्ठित फर्मों के नाम प्राप्त होने से भी ग्राहक की अनुकूल प्रवृत्ति व्यापार की ख्याति बनाते हैं। मतलब किसी दूसरे व्यापार के नाम प्राप्त होने पर, मतलब किसी प्रतिष्ठित व्यापार का नाम प्राप्त होने पर भी व्यापार की क्या बन जाती है, ख्याति। अब स्थिति की हम बताते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर हम, हमारी जो क्लासेस हो रही हैं वो सागर से मैं ले रहा हूँ, सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सागर में एक प्लेस है ना, एक प्लेस हमें यहाँ पर आपको बना के बताते हैं। एक प्लेस है, और जो ये प्लेस है यहाँ पर है मस्जिद। इस प्लेस पर क्या है, मस्जिद है। और इस मस्जिद में आपको बताएं तो ठीक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी और एक ऐसी, चार साइड से रोड गई है। क्या है ये, रोड। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि सागर का कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने इस मस्जिद को ना देखा, क्योंकि इसकी जो चार साइड की रोडें हैं वो इस बिल्कुल सेंटर में, मतलब आप किसी भी रोड से जाओ ये मस्जिद आपको वहां पर पड़ेगी। तो जो ये मस्जिद है और इसके नीचे दुकानें बनी हुई हैं, तो वहां पर जितनी भी दुकानें हैं उसकी ख्याति बहुत ज्यादा है, क्योंकि बार बार व्यक्तियों के सामने वो दुकानें आती हैं। तो जो नाम हमारे पास, हमारे सामने बार बार आता है, रिपीटेड होता है, बार बार हमें दिखता है, सुनाई देता है, उससे व्यापार की ख्याति बनती है। तो ये कौन सी ख्याति है, मतलब व्यापार की स्थिति जो है वो कैसी जगह पर, ऐसे स्थान पर है जहां पर ग्राहक बहुत ज्यादा आ जा सकते हैं, आसानी से बार बार निकलते हैं वहां पर, है ना। तो ऐसे व्यापार की ख्याति क्या होती है, बन जाती है, बहुत ज्यादा नाम होता है। दूसरा क्या देखेंगे अपन, व्यापार कुशलता। अब क्या है, व्यापारी के व्यक्तिगत गुण जैसी ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, सत्यनिष्ठता, नैतिकता, मधुर व्यवहार व्यापार की लाभार्जित शक्ति बढ़ाते हैं। इन्हें बोला जो व्यापार का मालिक होता है, यदि वो ईमानदार है, ठीक है, व्यवहार कुशल है, ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करता है, जो भी वो सामान देता है या जो भी व्यवहार करता है वो सब ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि आपको सामान कम तौल के दे रहा है या खराब सामान दे रहा है,
तो ईमानदारी से वो आपको सामान दे रहा है, आपके ग्राहक अपने ग्राहकों से व्यवहार अच्छा करता है, मधुर व्यवहार, नैतिकता, है ना। नैतिकता मतलब कि तरीके से हम बोले कि ग्राहकों की मदद करना, ये सब व्यापार की लाभार्जन शक्ति बढ़ाते हैं, मतलब व्यापार की ख्याति बढ़ाते हैं। लाभार्जन शक्ति बढ़ाना मतलब व्यापार की ख्याति बढ़ाना, मतलब यदि कोई दुकानदार अच्छा है तो हम क्या बोलते हैं, तो उस दुकान पर चले जाओ, बहुत अच्छा सामान देता है, क्योंकि हमें अच्छा लगा। जब हमें अच्छा लगता है तो हम दूसरों को एडवाइस देते हैं। आप आज हमसे पढ़ रहे हो, यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है, तो आप दूसरे व्यक्तियों को एडवाइस दोगे कि भाई अमित सर से पढ़ लो, आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, हर चीज समझ में आएगी। तो इससे क्या होगी, हमारी व्यापार की, हमारी कोचिंग की क्या बढ़ेगी, ख्याति बढ़ेगी। हमारी ख्याति बढ़ेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा लोग पहचानेंगे, और जितने ज्यादा लोग हमें पहचानते हैं उतनी ज्यादा हमारी ख्याति क्या होती है, बढ़ती है। तो ये कैसे होगा, ईमानदारी से, व्यवहार कुशलता से, नैतिकता से और सत्यनिष्ठता से। इन सभी तत्वों के आधार पर जब एक मालिक व्यापार का ये चीजें अपनाता है तो उससे व्यापार की ख्याति क्या होती है, बढ़ती है। अगला पॉइंट, विज्ञापन के कारण। कभी कभी क्या होता है, व्यापार का लगातार विज्ञापन विभिन्न तरीकों से कराने से भी व्यापार की ख्याति बढ़ जाती है ना। तो जैसे ने दिया हुआ है, यदि व्यापार का विज्ञापन विभिन्न माध्यम, जैसे टेलीविजन, मतलब किसी, मान लो टेलीविजन पर किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट चलता है, ठीक है? जैसे अपन फॉर एग्जांपल में ले सकते हैं कि कोई मूवी है, ठीक है, मूवी का आप देखते हैं ट्रेलर देते हैं, तो टेलीविजन पर उस मूवी का एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, है ना, रेडियो पर दे रहे हैं, न्यूज पेपर में निकल रही इस मूवी के बारे में, पत्रिकाओं में आ रहा है, ऑनलाइन एसएमएस आ रहे हैं आपके पास, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, किसी भी व्यापार से रिलेटेड हो, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, मतलब आपके तो कोई भी चीज नहीं बचा, पत्र हो, समाचार पत्र हो गए, पत्रिका हो गए, रेडियो हो गए, टेलीविजन हो गए, एसएमएस हो गए, मतलब ऑटो के ऊपर पीछे फ्लैक्स लगे हुए हैं, आपकी नजरों में वो चीज बार बार आ रही है, तो उस चीज के बार बार आने से आपको उसका नाम पता चल रहा है, इससे भी व्यापार की क्या बढ़ती है, ख्याति बढ़ती है। मतलब यदि हम अपनी दुकान की, अपने व्यापार की, अपने प्रोडक्ट की विभिन्न तरीकों से विज्ञापन करवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, जिससे व्यापारी को वो नाम बार बार दिखता है, जिससे उस व्यापार की ख्याति क्या होती है, बढ़ती। ख्याति बढ़ना मतलब नाम में वृद्धि होना, नाम फेमस होना। अगला, एकाधिकार। एकाधिकार के कारण, तो जब व्यापारी किसी वस्तु पर एकाधिकार प्राप्त करता हो तो ग्राहक उस वस्तु जो खरीदने बार बार उसी दुकान पर जाता है, जिससे व्यापार की या उसकी ख्याति में क्या हो जाती, वृद्धि। देखो एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकार से आशय जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को बेचने का या उत्पादन करने का एक अधिकार मिल जाए। मतलब यदि हम बोले कि अभी देखो बरसात लगने वाली है, या तो बरसात में क्या होगा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, और इस व्यक्ति के लिए यदि मान लो सागर में छाता बनाने का एकाधिकार दे दिया जाए, मतलब यही व्यक्ति जो है सागर में छाते बेच सकता है और कोई नहीं, तो क्या होगा, हर व्यक्ति को इसके पास जाना पड़ेगा छाता खरीदने के लिए। सागर में एक ही व्यक्ति को एक अधिकार दिया कि बस ए नाम का एक व्यक्ति है, वो सिर्फ क्या करेगा, छाते बेच सकता है, ये कहलाता है एकाधिकार। तो सागर के जितने भी व्यक्तियों को यदि छाते खरीदना है तो वो किसके पास जाएंगे, एक के पास। मतलब कि इस व्यक्ति का नाम पूरा सागर पहचानेगा, पूरा सागर पहचानेगा, तो जो इसका नाम पूरा सागर पहचान रहा है यही ख्याति। तो किसी व्यक्ति को जब किसी वस्तु के विक्रय या उत्पादन का एकाधिकार मिलता है तो वो भी उसका क्या होता है, नाम बढ़ जाता है, जिससे उसकी ख्याति, मतलब उसकी क्या होगी, मार्केट में ख्याति बढ़ जाएगी। जैसे यदि हम बोले कि सागर में सिर्फ कॉमर्स पढ़ाने का एकाधिकार हमें मिल जाए, अकाउंट, और कोई नहीं, पूरा सागर हमें पहचानेगा और किसी को पहचानेगा ही नहीं। तो ऐसे यहाँ पर भी इस व्यक्ति को एकाधिकार दे दिया है सरकार ने कि आप ही बस छाता बेच सकते हो, तो सागर का पूरा व्यक्ति उस व्यक्ति के पास छाता खरीदने जाएगा, जिससे उसका नाम क्या होगा, मार्केट में बढ़ जाएगा।
एक ख्याति है। किस कारण से होगा ये? एकाधिकार के कारण किसी व्यक्ति की, भलाई वो अच्छा व्यवहार रखता हो या ना रखता हो, छाता खरीदना मजबूरी है क्योंकि बरसात है तो उसका नाम तो बढ़ेगा। तो एक कारण बता रहे कि कैसे कैसे ख्याति प्रभावित होती। अगला है ग्राहकों को सुविधा। ग्राहक को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे होम डिलीवरी, दुकान में बैठने, पानी चाय की सुविधा स्थायी ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करते हैं। इससे व्यापार में ख्याति की वृद्धि होती है। देखो ने बोला ग्राहकों को सुविधा, तो ग्राहकों को हम विभिन्न प्रकार की सुविधा देकर ख्याति में वृद्धि कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप देखेंगे यदि गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते हैं, यदि हम किसी गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक अलग से रूम होता है ना, वेटिंग रूम होता है, पूरा फुल एसी रूम होता है। और क्योंकि गाड़ी में समय लगता है सर्विसिंग कराने में, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 2 से 3 घंटे, मान लो 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो वहां पर एक वेटिंग रूम होता है। जैसे कि रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम होता है, एसी वालों के लिए एसी होता है ना, तो यहाँ पर एक वेटिंग रूम होता है, वहाँ पूरी व्यवस्थाएं होती, टीवी होती है जिसमें मूवी चलती रहती है, न्यूज़पेपर होते हैं, वहाँ पर हर आधा 1 घंटे में चाय कॉफ़ी आती रहती है। जैसे ग्राहक बैठे हैं तो आराम से उनको चाय पानी मिलता जाए। कभी कभी क्या होते हैं वहाँ पर, जैसे समर अभी सीजन चल रहा है तो कोल्ड ड्रिंक्स भी देते हैं वो लोग, कि भाई कोई चाय नहीं पीता समर वेकेशन में, तो वो क्या सीजन में तो वो कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, लस्सी प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरीके से ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं। अब ग्राहक क्या होगा, 2 से 3 घंटे वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं बैठे बैठे उसको क्या मिल रहा है, चाय नाश्ता मिल रहा है, अच्छी बैठने की सुविधाएं मिल रही हैं। तो जब हम ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, और ऐसा भी कर दें कि उनसे यदि कहीं जाना है तो उनको यदि हम बोल दें कि गाड़ी आप टेंशन मत लो, ये गाड़ी हम आपके कहाँ पहुंचा देंगे, घर पे। यदि आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपको कोई और काम है और आप गाड़ी उठाने नहीं आ पा रहे, तो हम इस गाड़ी को आपको सर्विस करके कहाँ पहुंचा देंगे, आपके घर पे। और आपको दिक्कत है, आप यहाँ तक हमें गाड़ी देने भी नहीं आ पा रहे हैं, तो हम आपकी गाड़ी घर से ही पिकअप कर लेंगे, घर से ले जाएंगे और आपकी सर्विसिंग करा के आपको वापस आपके घर पर छोड़ देंगे। मतलब आपको कितना समय बचा रहा है। इस तरीके की ग्राहक को सुविधाएं देने से क्या होगी, व्यापार की ख्याति बढ़ती। अब तो आप देखेंगे बाइकों में भी ये सुविधा दे दी गई है कि बाइक की भी सर्विसिंग आपके घर से गाड़ी उठा के ले जाएंगे, सर्विसिंग करा के आपको घर पे वापस दे देंगे। ठीक, तो इससे भी व्यापार की ख्याति बढ़ती सुविधाओं से। अगला, अब देखो यहां पर जब हम अकाउंटिंग करते हैं, बही अकाउंट जो हमारा बही खाता सब्जेक्ट है, इसमें एक होता है, हम पढ़ेंगे एएस। एएस मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये क्या होता है, एएस क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिंदी में बोलते हैं मानक प्रमाप। ठीक है, तो मानक जो प्रमाप है, लेखांकन प्रमाप, इनको क्या बोलेंगे अपन, लेखांकन प्रमाप। तो लेखांकन प्रमाप, प्रमाप है क्या आपका, लेखांकन प्रमाप 10। तो लेखांकन प्रमाप जो बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स या अकाउंट्स ऑफ इंडिया, है ना। यही भारत में जितने भी प्रमाप होते हैं वो बनाती है, एक संस्था है जो कि अकाउंट के पूरे प्रमाप बनाते हैं। ये प्रमाप क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दिया गया है, तो ये बनाया गया ख्याति के लिए, अमूर्त संपत्तियों के लिए, अमूर्त स्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन प्रमाप 10 को बनाया गया। जितने भी ट्रीटमेंट जैसे भी किया जाता है वो सब प्रमाप, लेखांकन प्रमाप 10 के अनुसार किया जाता है ख्याति में। तो लेखांकन प्रमाप 10 क्या कहता है ख्याति के बारे में, यहां वो बताया गया है कि लेखांकन प्रमाप 10 द्वारा जारी ख्याति से संबंधित प्रमाप है। मतलब जो लेखांकन प्रमाप 10 है वो किसके लिए बनाया गया है, ख्याति से संबंधित, ख्याति के लिए बनाया गया, जिसके पैरा 16 में, 16 में यह कहा गया है कि पुस्तकों में ख्याति, पुस्तकों में ख्याति का लेखांकन तभी किया जाना चाहिए जबकि उसके प्रतिफल में, उसके प्रतिफल में नगद या नकदी तुल्य कुछ चुकाया गया।
मतलब ये क्या बोलता है, लेखांकन प्रमाप 10 ये कहता है कि पुस्तकों में ख्याति को कब लिखें, जब हमें ख्याति को प्राप्त करने के लिए कुछ नगदी में चुकाया गया, कुछ हमें पैसा नगद में मिला हो या हमने उनको दिया, है ना। तो ख्याति का लेखांकन कब होगा, जब हम उसके प्रतिफल में नगदी या नगदी तुल्य कुछ प्राप्त हुआ हो या चुकाया गया हो। हमने किसी को पैसा दिया, नगदी तुल्य मतलब होता है नगद के समान, जैसे आपने किसी को चेक दे दिया, पैसे तो नहीं दिए लेकिन क्या दे दिया, चेक, तो वो भी नगद ही माना जाएगा। तो इस तरीके से हमने यदि उसको प्राप्त करने में या उसको बेचने में कुछ नगद प्राप्त किया है या नगद भुगतान किया है, तभी ख्याति का लेखांकन पुस्तकों में होगा। आगे, फर्म के पुनर्गठन, साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु, प्रवेश के समय जब ख्याति नगद नहीं लाई जाती या इसका मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने बोला जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, नगद ख्याति नहीं लाता है, सिर्फ हम उसका मूल्यांकन करते हैं, तब क्या होगा, साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से समायोजन किया जाता है। तब ऐसी कंडीशन में हम साझेदार, जो साझेदार ख्याति का पैसा लेके नहीं आ रहा है नगद, मतलब नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि यदि नगद नहीं लाई जाती, उसका समायोजन हम पूंजी खाते के माध्यम से करेंगे। कैसा किया जाएगा कि जिस साझेदार से हमें ख्याति का पैसा लेना है उसका पूंजी खाता हम डेबिट करेंगे, और जिस साझेदार को ख्याति का पैसा देना है उसका पूंजी खाता हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बोला है ख्याति खाता नहीं खोलना चाहिए। यदि नया साझेदार ख्याति के लिए कुछ नगद राशि नहीं लाता है तो उसका समायोजन हम पूंजी के माध्यम से करेंगे और ख्याति खाता नहीं खोलेंगे। ये आपके लिए लेखांकन प्रमाप क्या बताता है, 10 बता रहा है। देखिए, तो कल हमने देखा था ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, जिसमें से फर्स्ट विधि हम देख चुके थे औसत लाभ विधि। आज हम सेकंड देखेंगे अधिलाभ विधि, है ना। अधिलाभ विधि क्या कहलाती है, पहले हम उसको देख लें, थोड़ा सा समझ लें, फिर उसके बाद में आगे करेंगे। अधिलाभ, तो हम ऐसा मानते हैं एक व्यक्ति है और इसके पास 1 लाख रुपए, एक व्यक्ति है और इसके पास कितना पैसा है, 1 लाख रुपए है। अब इसके पास ऑप्शन क्या है कि वो 1 लाख रुपए जो है वो कोई बिजनेस कर ले, व्यापार कर ले कोई, या इस 1 लाख रुपए को बैंक में जमा कर दे। मतलब और भी ऑप्शन हो सकते हैं, हम मान लेते हैं कि इन 2 ऑप्शन को लेके चलते हैं कि उसने 1 लाख रुपए में व्यापार भी कर सकता है और बैंक में भी जमा करता है। यदि बैंक में जमा करता है तो उसको 10% क्या मिलता है, ब्याज साल का। उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 लाख से व्यापार कर ले या फिर 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दे, तो उसको 10% क्या मिलेगा, ब्याज। तो उसने क्या किया, यदि वो व्यापार में उसने व्यापार किया, सब मान लेते कि उसने व्यापार किया 1 लाख रुपए से, और उसको लाभ जो हुआ है, तो लाभ हुआ है उसको 15,000। बैंक में जमा किया तो 10% में उसको ब्याज कितना मिल रहा है, 10,000 रुपए। 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। और यदि वो व्यापार करता तो उसको कितना लाभ हो रहा है, 15,000 रुपए। तो यहां पर हम 15,000 में से व्यापार के लाभ में से ब्याज माइनस कर, तो कितना आ गया, 5,000 रुपए अतिलाभ, अतिरिक्त, या हम बोलेंगे अधिक। यही अधिलाभ कहलाना। कहने का मतलब ये है कि व्यापार में जो पैसा लगाया गया है उससे सामान्य लाभ से जो अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होती है वही अधिलाभ कहलाता है। यहां पर जो 1 लाख रुपए बैंक में लगाया गया है उस पर 10% ब्याज जो हमें मिल रहा है वो क्या होगा, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अंधा हो, लंगड़ा हो, कोई भी जो 1 लाख रुपए बैंक में जमा करेगा उसको बैठे बैठे 10,000 रुपए मिलेगा। इस सामान्य लाभ है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। 10% बैंक ब्याज देती है तो कितना मिलेगा आपको, 10,000। लेकिन व्यापार करने से उसने कुछ अतिरिक्त क्रियाएं की, मेहनत की,
जिससे उसने लाभ कितना कमा लिया, 15,000। तो इसमें से 15 में से हमने कितना माइनस कर दिया, 10। क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि 10,000 जो है वो सामान्य लाभ है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अंधा लंगड़ा कोई भी हो, आलसी भी हो, बैंक में बस जमा कर दे 1,00,000 रुपए तो उसको 10% ब्याज मिलेगा साल का। तो कितना मिला उसको, 10,000। तो व्यापार करने से कितना एक्स्ट्रा कमाया उसने, 5,000। यही 5,000 रुपए कहलाना आपका अधिलाभ। अब हम अधिलाभ के आधार पर ख्याति कैसे निकालते हैं, तो वो यहां देखेंगे। ख्याति बराबर होता आपका अधिलाभ गुणित गए क्रय वर्ष। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, अधिलाभ गुणित गए क्रय वर्ष। अब हम अधिलाभ कैसे निकालेंगे, यहां पर एक स्टार बनाते हैं। हमें देखना है कि इस अधिलाभ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहां पर क्या होगा, अधिलाभ बराबर औसत लाभ, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ये फॉर्मूला होता है, जब हम अधिलाभ निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो क्या आ जाएगा आपका, अधिलाभ। अब औसत लाभ कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे हम। तो औसत लाभ बराबर, जो हमने कल आपको बताया था, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कल की क्लास में हम आपको ये बता चुके हैं कि औसत लाभ कैसे निकालते हैं, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। एक और नई चीज यहां पर आई, सामान्य लाभ। अब सामान्य लाभ कैसे निकालेंगे, तो सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणित गए दर बटे 100। सामान्य लाभ कैसे निकालेंगे, विनियोजित पूंजी गुणित गए दर बटे 100। ये सामान्य लाभ। विनियोजित पूंजी क्या होती है, व्यापार में लगाई गई पूंजी, जो व्यापार में पैसा लगाया है उस पर। अब विनियोजित पूंजी कैसे निकालते हैं, तो विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति माइनस चालू या फिर बाह्य दायित्व। यदि आपको विनियोजित पूंजी निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, कुल संपत्तियों में से चालू मूल्य, चालू दायित्व या फिर बाह्य दायित्वों को हम घटा देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। सॉरी। तो देखो कितना छोटा सा फॉर्मूला आपको दिख रहा था कि ख्याति बराबर क्या होगा, अधिलाभ गुणित गया क्रय वर्ष, है ना। और क्रय वर्ष हमने आपको कल बताया है कि जब हम किसी के व्यापार को खरीदते हैं तो उस व्यापारी की मेहनत का फल हमें कितने वर्षों तक मिलना है, प्राप्त होना है। यदि 3 वर्षों तक तो वही 3 वर्ष कहलाएगा क्रय वर्ष, 4 वर्षों तक तो 4 वर्ष ही क्या कहलाएगा, क्रय वर्ष। मतलब पूर्व के व्यापार के मालिक की मेहनतों का फल हमें कितने वर्षों तक प्राप्त होना है, वही क्रय वर्ष कहलाता है। तो ये हम आपको कल बता चुके हैं, कल की क्लास में। आज यहां पर देखते हैं हम फॉर्मूला अधिलाभ विधि में। तो क्या दिया हमने आपको, ख्याति बराबर क्या होता है, अधिलाभ गुणित गया क्रय वर्ष। और क्रय वर्ष के बाद हम क्या निकालेंगे, अधिलाभ। तो अधिलाभ कैसे निकालते हैं, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब बात आती है कि औसत लाभ कैसे निकालते हैं, तो औसत लाभ क्या होगा, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। ये आ जाएगा आपका क्या, औसत लाभ। सामान्य लाभ कैसे निकालते हैं, तो विनियोजित पूंजी गुणित गए दर बटे 100। ये आपका सामान्य लाभ है। विनियोजित पूंजी कैसे निकालते हैं, तो विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति माइनस चालू दायित्व या बाह्य दायित्व। तो ये क्या कहलाता है आपका, विनियोजित पूंजी। ठीक, तो इस तरीके से इतने फॉर्मूले हैं आपके
जो हमने यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिखा हुआ, ये देखें लिखा हुआ आपका अधिलाभ विधि में ख्याति बराबर अधिलाभ गुण दिया क्रय वर्ष। ये क्या है? क्रय वर्ष। अधिलाभ बराबर क्या होता है? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। सामान्य लाभ बराबर क्या होता है? विनियोजित पूंजी गुण दिया दर बटे 100। और विनियोजित पूंजी बराबर क्या होता है? कुल संपत्ति माइनस चालू या बाह्य दायित्व। ये सब हमने आपको पीछे यहाँ पर समझा दिए हैं, ये सब चीजें लिख के ये क्या होता है। अब आगे आगे क्या देखेंगे अपन? यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 38 है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? देखो, एक फर्म ने 20,000 रुपए, 6,000 रुपए, 12,000 रुपए और 8,000 रुपए लाभ गत 4 वर्षों में अर्जित किए क्रमशः, ना अर्जित किया। फर्म में 50,000 रुपए की पूंजी विनियोजित है, मतलब व्यापार में कितना पैसा लगाया गया पूंजी के रूप में? 50,000। इस विनियोग पर 15% प्रति वर्ष की आय जो है वो अपेक्षित है। मतलब क्या है? जो हमने आपको बताया था ना, बैंक में 10% ब्याज आपको मिलेगा, ऐसे ही 50,000 रुपए जो हम व्यापार करने के लिए लगा रहे हैं, पूंजी विनियोजित कर रहे हैं, उस पर 15% लाभ आपको सामान्य है। आराम से वो उतना तो होगा कोई भी व्यक्ति, ठीक। और ख्याति की गणना गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, मतलब क्रय वर्ष कितना है इसमें? 3 है। क्रय वर्ष है वो कितना है आपका? 3 है। अधिलाभ विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो हम यहां पर लिख देंगे अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? औसत लाभ। यहां पर निकालेंगे हम औसत लाभ बराबर औसत लाभ ना निकाल के हम सबसे पहले ले लेते हैं यहां पर गत 4 वर्षों की लाभ। पिछले 4 वर्षों की लाभ हम यहां पर लेते हैं। औसत लाभ इसी के आधार पर निकालेंगे, लेकिन पहले हम लाभ ले लेते हैं। कितना है? देखो 20, 6, 12, 18 ये दिए है। 20,000, 6,000, 12,000 और 18। इन सब का टोटल कर दो, कितना आ जाएगा? क्या गया आपका? सबका टोटल 56,000 रुपये। ये है आपका कुल लाभ। अब निकालेंगे हम औसत लाभ। औसत लाभ का फॉर्मूला क्या है? कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो 4 वर्षों का कुल लाभ कितना दिया है? 56,000। यहां पर लेंगे हम कितना? 56 भागित वर्षों की संख्या कितनी है? 4। यहां पर कितना आ जाएगा? 14,000। कितना आएगा आपका? 14,000। अब ये आ गया आपका औसत लाभ। हम निकालेंगे अगला सामान्य लाभ। सामान्य लाभ, सामान्य लाभ बराबर क्या होता है? विनियोजित पूंजी गुणित गए दर बटे 100। व्यापार में जो लगाई गई पूंजी है वो कितना है? 50,000 रुपये। क्वेश्चन में लिखा है कि विनियोजित पूंजी कितनी है? 50,000। और सामान्य आय की अपेक्षित दर जो है वो कितनी है? 15%। सवाल में दिया है तो 15/100 लिख देंगे। 2 जीरो काट दो यहाँ पर, 7,500।
7,500 जो है वो क्या है, सामान्य लाभ, मतलब एक व्यक्ति को घर बैठे बैठे वो इतना पैसा तो मिलेगा 50,000 का, साल का 7,500 मिलेगा, ये सामान्य लाभ। जैसे हमने बताया था बैंक में जमा करने पर ब्याज मिलेगा, ऐसे ही वो उनका सामान्य लाभ बताया ना 15% मिलना है, तो कितना आएगा 7,500। अब हम निकालेंगे यहां पर अधिलाभ। तो अधिलाभ बराबर, अधिलाभ बराबर जो 14,000 रुपया है वो व्यापार का लाभ है, मतलब जो उसने मेहनत करके लाभ कमाया है वो कितना है, 14,000। और घर बैठे बैठे उसको सामान्य लाभ कितना मिलना था, 7,500। हम अधिलाभ निकाल रहे हैं, मतलब हमने अपनी मेहनत का लाभ कितना कमाया, हमने मेहनत कितने की है। तो यहां पर लेंगे हम औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटा देंगे। औसत लाभ कितना दिया आपका, 14,000 रुपये अपन निकाल चुके हैं यहाँ पर। इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ कितना है, 7,500। तो कितना बचेगा आपका, 6,500। 6,500। चौदह कितना आ जाएगा आपका, 6,500 और एक ठीक। क्वेश्चन भी यहाँ देख लें कुछ, 8,000 कुछ गड़बड़ लिख दिया, 20, 6, 12 और 18 ये गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, लाभ ज्यादा ले लिया गया है। ये 18 नहीं है, कितना है, 8। यदि 18,000 नहीं है, 8,000 है, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, 46,000। यहाँ पर टोटल कितना आएगा, 46। ठीक। जब लाभ की मात्रा चेंज हो गई है तो यहाँ पर औसत लाभ भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 46। यहाँ पर चेंज हो जाएगा आपका, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,500। औसत लाभ कितना आएगा आपका, 11,500। जब औसत लाभ यहाँ चेंज हुआ तो कितना आ जाएगा, अधिलाभ भी चेंज होगा। हमारे पास औसत लाभ कितना है, 11,500, माइनस कर देंगे इसमें से अपन कितना, 7,500, तो बचेगा कितना, 4,000। एक बार फिर से अपन चेक कर लेते हैं कि जो आपके गत 4 वर्षों का लाभ है वो कितना है, 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000। टोटल 4 वर्षों का लाभ कितना हो गया आपका, 46,000। इसमें औसत लाभ निकालेंगे तो कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, मतलब 46,000 भागे 4 तो कितना आएगा, 11,500। ये आपके व्यापार का लाभ है, आपकी मेहनत का लाभ है ना, जो व्यापार करने से आपको प्राप्त हुआ। विनियोजित पूंजी पर 50,000 पर 15% लाभ कितना आ रहा है आपका, सामान्य लाभ 7,500। अब हम निकालेंगे अधिलाभ, मतलब हमारी वास्तविक मेहनत का लाभ कितना है, जो हमने मेहनत की। 7,500 तो सामान्य व्यक्ति को भी मिल जाएगा, आपने कितनी मेहनत की वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो 11,500 में से हमने कितना माइनस किया, 7,500, तो 4,000 जो आ गया, एक्चुअल में यही आपकी मेहनत का लाभ है जो आपने मेहनत करके कमाया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आपको अधिलाभ कहते हैं। अब हम निकालेंगे ख्याति। अब क्या निकालेंगे, ख्याति। तो ख्याति बराबर क्या होता है, अधिलाभ, अधिलाभ गुणित गए क्रय वर्ष। अधिलाभ गुणित गए क्रय वर्ष। तो अधिलाभ कितना है आपका, 4,000 आपने निकाला, और क्रय वर्ष कितना दिया है सवाल में, 3 साल दिया है, ये लिखा है। कितना है आपका, 3 वर्षों के क्रय के आधार पे करना है। तो यहां पर हम क्रय वर्ष कितना लेंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000। तो ये निकली आपकी ख्याति। ख्याति का मूल्य कितना आ गया आपका, 12,000। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन 39वां। एक व्यापार में 40,000 रुपये पूंजी लगाई गई,
यह अनुमान किया गया कि इस प्रकार के व्यापार में औसत लाभ 10% है होता है। तो जो औसत लाभ 10% दिया है यह सामान्य लाभ है, प्रतिशत में जो दिया है। व्यापार का 5 वर्षों का औसत लाभ कितना, 8,000। यहाँ पर क्वेश्चन में 5 सालों का औसत लाभ निकाल के दे दिया ऑलरेडी, जो अभी हम निकाल रहे थे यहाँ पर उन्हें निकाल के पहले से दे दिया है। ठीक, आगे क्या लिखा, यदि ख्याति का मूल्य पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो ये 3 वर्षों का क्रय जो दिया है वो क्या आपका क्रय वर्ष है, वो तो आपको ख्याति का मूल्य बताना है। ठीक है, तो यहां पर लेंगे हम फिर से अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, औसत नाम निकाल लेते हैं। तो औसत लाभ सवाल में दिया ही है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर सामान्य लाभ निकाल लेते हैं। तो औसत लाभ लिख देंगे हम, औसत लाभ बराबर, देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, शायद 8,000 रुपये दिया है, ये लिखा है। औसत लाभ कितना है, 8,000। यहाँ लिख देंगे औसत लाभ बराबर कितना दिया है, 8,000। एक चीज दी। दूसरा हम क्या निकालेंगे, सामान्य लाभ। यहाँ लिखेंगे सामान्य लाभ, सामान्य लाभ जो है वो कैसे निकालते हैं, विनियोजित पूंजी गुणित है दर बटे 100, ये आपका फॉर्मूला है। सामान्य लाभ बराबर क्या है, विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। अब पूंजी कितनी लगाई गई है व्यापार में वो देख लेते हैं हम। तो व्यापार में 40,000 रुपए की पूंजी लगाई गई है और लाभ कितना है, सामान्य लाभ की दर कितनी दी है, 10%। तो 40,000 का हम 10% निकालेंगे यहाँ पर, 40,000 और इसका कितना लेंगे 10%, 10 बटे 0 0 कैंसर, 1 0 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4,000। ये क्या निकाला आपने, सामान्य लाभ। अब हमें क्या चाहिए, अधिलाभ। तो अधिलाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, अधिलाभ अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ कितना है, 8,000। सामान्य लाभ कितना है, 4,000। ये दिया आपका औसत लाभ, ये क्या आपका सामान्य लाभ। तो माइनस कर देंगे अपन, यहाँ पर कितना बचा, 4,000। यही 4,000 रुपये है जो आपकी मेहनत का लाभ है, मतलब अधिलाभ। ख्याति बराबर निकालेंगे हम, ख्याति का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, क्या है ख्याति बराबर, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित गए क्रय वर्ष। क्या है फॉर्मूला, अधिलाभ गुणित गए क्रय वर्ष। तो अधिलाभ कितना निकाल लिया हमने, 4,000 रुपये। क्रय वर्ष कितना है, ये दिया है सवाल में आपका। अधिलाभ 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, क्रय के बराबर। तो यहाँ पर अधिलाभ आपका 4,000 आया और वर्ष कितने हैं, 3, तो 4 3 12। ये हो गया आपका ना? इस पे भी कितना आ गया आपका, 12,000 रुपये ख्याति। पिछले सवाल में भी 12 आया था और यहाँ पर भी कितना आ गया आपका, 12,000। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप दे सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन है आपका, मतलब अब इस चैप्टर का एंड चल रहा है, 2 4 क्वेश्चन और होंगे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 20,000 रुपये है,
विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर जो है वो 15% है। वर्ष 2017-18 के दौरान 48,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। ठीक है, अधिलाभ के कितने 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करेंगे, तो यहां पर लिख लेंगे हम। अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना, तो यहां लिखेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं औसत लाभ है क्या आपके पास। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी दी है और फर्म का औसत लाभ दिया 48,000, तो यहां लिखेंगे हम औसत लाभ बराबर 48,000। 48,000 रुपये औसत लाभ आपके पास क्वेश्चन में दी गई है। इस बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है, हमें निकालना क्या है, सामान्य लाभ। तो यहां लिखेंगे सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विनियोजित पूंजी गुणित गए दर बटे 100। हम सवाल में देखेंगे कि हमारे पास विनियोजित पूंजी कितनी दी है, 20,000, और 20,000 विनियोजित पूंजी दर कितनी दी है, 15%। तो हम इस विनियोजित पूंजी पर कितने परसेंट निकालेंगे, 15%। तो यहाँ पर विनियोजित पूंजी है 20,000, इसका हम ले लेंगे 15%, 15/100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 30,000। क्या आ गया आपका सामान्य लाभ। अधिलाभ बराबर अधिलाभ बराबर इसका फॉर्मूला रखेंगे हम, तो औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ कितना दिया है सवाल में, 48,000 रुपये, और सामान्य लाभ कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपये। तो आपका अधिलाभ कितना बचा, 18,000 रुपये। यही आपके व्यापार का लाभ है, मतलब आपकी मेहनत का लाभ कितना आया, 18,000। अब हमें क्या निकालना है, ख्याति। तो हम लिखेंगे यहां पर ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित गए क्रय वर्ष। ठीक, तो अधिलाभ आपने कितना निकाल लिया है, 18,000 रुपये। तो यहां लिख देंगे 18,000, और क्रय वर्ष कितना है, तो सवाल में दिया रहेगा आपके पास, देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, है ना। ख्याति की गणना कैसी करना है, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो हम 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54,000 रुपये। यही आपकी व्यापार की क्या कहलानी, ख्याति। ये भी आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 39, 40, 40 का। अब एक क्वेश्चन और, 41वां क्वेश्चन नंबर 41, देखें क्या है यहाँ पर। 31 मार्च 2012 को राम और भारत की पुस्तकें 5 लाख रुपए की विनियोजित पूंजी को दर्शाती। इनके पास कितना पैसा है, 5 लाख रुपए है, और गत 5 वर्षों के लाभ 2011-12 से इनके दिए हुए हैं कितने, 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000। ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के किराए के आधार पर। क्रय वर्ष कितना है यहाँ पर, 3 वर्ष दिए हैं, और सामान्य लाभ की दर जो दी गई है वो कितनी है आपके पास, 10%। अपन निकालेंगे यहाँ पर, ख्याति की गणना करेंगे। हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, अधिलाभ विधि द्वारा
अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। पहले हम क्या निकालेंगे, हमारा औसत लाभ कितना है, तो यहां लिखेंगे गत 5 वर्षों के लाभ। पिछले साल के 5 वर्षों के लाभ कितने वो देख लेते हैं। कितना कितना दिया है यहाँ पर, 40,000, 50,000, 55,000, 70 और 85। 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000। पिछले 5 वर्षों के लाभ ही दिए हुए। कितना है आपका, 40, 50, 55, 70 और 85। इन सब का टोटल कर लो आप। कितना आ जाएगा आपका, 3 लाख रुपए। ये आपका कुल लाभ। यहां लेंगे हम औसत लाभ। औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। पिछले 5 सालों का लाभ हमारे पास दिया था, हमने उन सबको टोटल किया तो क्या गया, कुल लाभ। औसत लाभ निकालना है तो फॉर्मूला लगा दिए, कुल लाभ बटी वर्षों की संख्या। तो कुल लाभ कितना निकाल लिया हमने, 3 लाख रुपए। वर्ष कितने हैं हमारे पास, 3 लाख रुपए। कितने साल का टोटल है, 5। 5 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 60,000। औसत लाभ आपका 60,000 रुपया है। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, सामान्य लाभ। तो यहां लिखेंगे सामान्य लाभ। सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणित गए दर बटे 100। तो सवाल में जो आपकी विनियोजित पूंजी दी है वो कितनी है, 5 लाख रुपए। तो यहां देखेंगे आपके पास सवाल में विनियोजित पूंजी कितनी है, 5 लाख। दर कितनी दी है यहां पर, ये दी। सामान्य आय की दर कितनी है, 10%। तो यहां पर निकालेंगे हम, विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए है और सामान्य आय की दर कितनी, 10। तो 10 बटे 100। तो यहां पर सामान्य लाभ कितना आएगा, 50,000। सामान्य लाभ कितना आ गया आपका, 50,000 रुपए। अब अगला हमें क्या निकालना है, अधिलाभ। क्या लिखेंगे हम, अधिलाभ बराबर अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य। औसत लाभ में से हम क्या माइनस कर देंगे, सामान्य लाभ। औसत लाभ हमने कितना कमाया, 60,000। सामान्य लाभ कितना हमारा, 50,000। 60,000 में से हम 50,000 माइनस कर देंगे। कितना, 60,000 में से हम 50,000 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना आपका, 10,000 रुपये। और यही 10,000 रुपये आपकी मेहनत का लाभ है, मतलब अधिलाभ। ठीक है, जो आपने सामान्य लाभ से अधिक कमाए, यही आपका अधिलाभ। ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित गए क्रय वर्ष। अधिलाभ कितना है, 10,000। क्रय वर्ष कितना है, सवाल में हम देखते हैं। क्रय वर्ष ये लिख, 3 साल है ना, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। तो 10,000 गुणित गए 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 30,000। ख्याति कितनी आ गई आपकी, 30,000 रुपये।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 भी कंप्लीट हुआ। ठीक, अब आगे की क्लास में हम कल देखेंगे आपकी पूंजीकरण विधि। बाकी यहाँ आज हम खत्म करते हैं। थैंक यू।